हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा का जो वर्णन है वो आर्टिकल 80 में किया गया है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन मिलता है राज्यसभा का। हमने देखा कि संसद के दो भाग होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 81 में, और जो राज्यसभा जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 80 में। दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आज हम बात करेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा में हम बात करते हैं पहले सीटों का, या फिर कहें कि इसके जो अन्य नाम की बात कर लेते हैं। जो इसके अन्य नाम है वो अपर हाउस भी कहते हैं इसको, अपर हाउस, या फिर इसको कहें कि काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, या फिर इसको हम कहें उच्च सदन, या फिर बड़ों का सदन। इसके ये सभी क्या है, अन्य नाम है। अपर हाउस, उच्च सदन, बड़ों का सदन या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट, इसके अन्य नाम है राज्यसभा के। इसके अलावा बात करते हैं इसकी संरचना या सीटों का। जो टोटल सीट है, टोटल सीटें जो हैं कितनी है, 250। हमारे जो संविधान में 250 सीटों का वर्णन किया गया है। टोटल 250 सीट हैं, और ये 250 सीट किस प्रकार डिवाइड है वो देख लीजिए। जो 12 सीट हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। इसके अलावा बच गई जितनी 238 सीटें, इन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज आते हैं। इसके अलावा जो 238 सीटें हैं और 12 जो सीटें हो किस प्रकार डिवाइड है, 238 में से कितनी होगी, 3 और 4 जो सीट है वो यूटीज के पास है, और बाकी इसमें से 234 सीट जो है स्टेट के पास है। इस प्रकार डिवाइडेशन है। 234 प्लस 4 238, 238 प्लस 12 250, 234 प्लस 4 238, 238 प्लस 12 इज इक्वल टू 250। हमारे जो संविधान में है टोटल 250 सीट हैं। 238 जो राज्य और यूटीज को प्राप्त है, 12 मनोनीत किए जाते हैं। 12 मनोनीत कौन होते हैं, जो साहित्य में होते हैं, कला में होते हैं, विज्ञान के होते हैं, या फिर समाज सेवा में होते हैं। ये जो व्यक्ति है वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। इनमें कोई आरक्षण नहीं होता। 12 सदस्यों में किसी को भी इनके आधार पर चुना जा सकता है, लेकिन इनमें जो है डिवाइडेशन की जाती है सीटों की। और ये डिवाइडेशन कैसे होती है, जनसंख्या के आधार पर होती हुई। इनकी जो सीटों का निर्धारण हो जनसंख्या के आधार पर इनका किया जाता है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में हमारे पास कितनी सीटें हैं। तो वर्तमान में सीटों के बारे में हम बात करेंगे। टोटल तो हमारे पास 250 सीट है, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। तो वर्तमान में हमारे पास कुल 245 सीटें। वर्तमान में हमारे पास 245 सीटें हैं। 245 सीटों में से 12 सीटें निकाल दो आप मनोनीत की, ठीक है। बाकी कितनी बचेगी, 233 सीट। 233 सीटें किसके पास है, यूटीज और स्टेट के पास है। अब 233 में भी डिवाइडेशन करना पड़ेगा। 233 में डिवाइडेशन कर दो, 204 सीटें तो निकाल दो आप यूटीज की, और बाकी बच गई 229 सीटें स्टेट की। तो इस प्रकार डिवाइडेशन है। 229 प्लस 4 233, 233 प्लस 12 245।
तो वर्तमान में हमारे पास 245 सीटें हैं, जिनमें से 12 जो सीटें हैं मनोनीत की जाती है और 233 सीटों पर जो व्यक्तियों को निर्वाचित किया जाता है और जनसंख्या के आधार पर इनको चुना जाता है। सीटों का डिवाइडेशन होता है, चुना नहीं जाता। इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। इनके लिए वोट नहीं डाला जा सकता, वोट नहीं डालते, बल्कि इनको कौन चुनते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? इनका चुनाव करते हैं। राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और वो राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में जो है संसद में भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। तो वर्तमान में 233 है। जो अगर बात करें हम किस राज्य में कितनी सीटें हैं, किसकी सबसे अधिक सीट है, तो सबसे ज़्यादा जो सीट है वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं 31। क्योंकि हमने बात की है कि जनसंख्या के आधार पर, अगर क्षेत्रफल के आधार पर होता तो सबसे पहले तो राजस्थान आता, सबसे ज़्यादा सीट वहाँ पर होती। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम जनसंख्या के आधार पर जो राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का निर्धारण करेंगे, इसीलिए सबसे ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश की है, 31 सीट। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल है 19 सीटें। उसके बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु जिसमें 18 सीटें हैं। उसके अलावा बात करते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार। इनमें क्या है? बराबर की सीटें हैं, 16-16 सीटें हैं। तो सबसे अधिक सीटें 31 है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें प्राप्त हैं। उसके अलावा बात करते हैं सबसे कम सीटें। तो सबसे कम जो है नॉर्थ का जो पार्ट है, या फिर कहें कि ये वाला जो हिस्सा है भारत का, इस वाले हिस्से में 1-1 सीटें हैं एक्सेप्शनल असम को। असम में कितनी है? 7 सीटें प्राप्त हैं राज्यसभा में। और बाकी जो इस साइड की स्टेट है उन सभी में 1-1 सीट प्राप्त है और गोवा में भी 1 ही सीट प्राप्त है। उसके अलावा बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो जो दिल्ली है उसमें 3 सीटें हैं। पांडुचेरी जो है उसमें सिर्फ 1 सीट है। और अब जो हमारा जो जम्मू कश्मीर बना है उसमें भी क्या है? सीटें हैं। तो कितनी है? तो 4 सीटें जम्मू कश्मीर की है अब फिलहाल जो वर्तमान में। लेकिन अगर पुराने डाटाज को देखो तो जम्मू कश्मीर नहीं है अभी फिलहाल, पुराने डाटाज के अनुसार ये सीटें आपकी डिवाइडेशन है, ठीक है। लेकिन अगर फिलहाल एट प्रेजेंट में बात करो तो जम्मू कश्मीर जिसमें 4 सीटें अवेलेबल है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का वर्गीकरण किया गया है, याद रखना। इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से कोई वोट नहीं देता, बल्कि राज्यसभा के जो सदस्य है वो उनको निर्वाचित करके भेजते हैं अपने राज्यों के प्रतिनिधि करने के लिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं इनके कार्यकाल की। कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल हो 6 वर्ष का होता है। एक और बात याद रखना, जो ये एक अस्थायी सदन है, ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। इनका जो कार्यकाल हो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या होगा? 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। सेवानिवृत्त मतलब उनको छुट्टी दे दी जाती है प्रत्येक 2 वर्ष बाद। 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 2 वर्ष बाद प्रत्येक 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। यानी जिस प्रकार अगर हरियाणा की बात करें उसमें 5 सीटें हैं राज्यसभा की, तो कैसे निर्वाचन होता है? पहले जो होगी 2 सीटों पर, फिर 3 सीटों पर। तो 2 और 3 का आंकड़ा है,
तो एक बार तो 2 सदस्य निर्वाचित होंगे, फिर 3 सदस्य 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद 2 सदस्य, फिर 2 साल बाद 3 सदस्य। इस प्रकार इनका डिवाइडेशन होता रहता है, इनका कार्यकाल बनता रहता है। ठीक है, एक साथ कभी भी निर्वाचित नहीं होते, अलग अलग स्टेटों से जो 1/3 सदस्य निर्वाचित होंगे तो 1/3 सदस्य ही चुने जाएंगे 2 साल बाद। तो इस प्रकार उनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का चलेगा। उसके अलावा बात करते हैं इनकी जो गणपूर्ति होगी। गणपूर्ति तो इनका जो अधिवेशन चलता है उसमें अगर 1/10वां भाग अगर उपस्थित हैं सदस्य, 1/10वां भाग सदस्य अगर उपस्थित है तो वो अधिवेशन, वो बैठक सफल मानी जाएगी। तो वो अधिवेशन या बैठक जो है, बैठक सफल मानी जाएगी। अगर 1/10 सदस्य अगर वहाँ पर उपस्थित हैं तो, अगर 1/10 सदस्य अगर उपस्थित नहीं है तो वो जो बैठक होगी, अधिवेशन चल रहा होगा, वो सफल नहीं माना जाएगा। और सफल नहीं माना जाएगा तो वो जो भी बिल पास होना होगा तो वो बिल पास या नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बात करते हैं इसके सदस्य की। जो इसका सदस्य होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, या सदस्य या कहीं, या फिर उपसभापति की बात करें तो जो इसका सभापति, सभापति और उपसभापति, तो इसका जो सभापति और उपसभापति होगा, वो जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो एक राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति क्या है कि ये सदस्य नहीं होता राज्यसभा का। दूसरा, जो उपसभापति है वो राज्यसभा के सदस्य ही अपने सदस्यों में से निर्वाचित करते हैं। जो एक सदन का सदस्य होता है ये राज्यसभा सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही किसी एक को जो है उपसभापति बनाया जाता है। और वर्तमान में उपसभापति कौन है? हरिवंश, हरिवंश नारायण सिंह। और वर्तमान में सभापति यानी उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। और इनकी जो सैलरी होती है वो 4 लाख रुपए इनको दी जाती है। भाई सैलरी, जो सैलरी है 4 लाख दी जाती है और इनको सारी सुख सुविधाएं प्रदान होती है। वर्तमान में जो हमारे उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह है, जो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही उनमें से ही एक चुना जाता है। और उपसभापति जो है, जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति है, जो वेंकैया नायडू हैं। और अगर जो सभापति उपस्थित नहीं होगा तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपसभापति संभालेगा। अगर जो उपराष्ट्रपति है या सभापति है वो किसी कारणवश बाहर गया हो, या फिर किसी और अन्य स्थान पर है, या फिर बीमार है, या फिर किसी कारणवश उसने त्यागपत्र दे दिया है, तो उसकी जगह पर कार्यभार कौन संभालता है? उपसभापति संभालेगा। अगर ऐसी कंडीशन उपसभापति के साथ लगे कि उपसभापति बाहर किसी दौरे पर गया हो, या फिर बीमार हो, या फिर त्यागपत्र दे दिया हो, तो उसके बजाय जो कार्यभार संभालेगा वो राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक विशिष्ट जो नागरिक होगा वो कार्यभार को संभालेगा, उसका संचालन करेगा, राज्यसभा का संचालन करेगा, नेतृत्व करेगा। जो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है जो हमने देखे। इसके अलावा बात करते हैं इनके गणपूर्ति की, निर्णायक मत की। जो सभापति है ये कभी भी वोट नहीं डालता भाई, इसका एक निर्णायक मत होता है। इसका एक निर्णायक मत होता है, बल्कि इन दोनों का निर्णायक मत होता है कि जो सभापति और उपसभापति होंगे वो निर्णायक मत डालते हैं। अगर कोई विवाद हो जाए, किसी भी मुद्दे पर विवाद उत्पन्न होता है, तो जब कहेगी वोटिंग की जाती है, और वोटिंग जब बराबर होती है, वोटिंग जब इक्वल हो जाती है, तो अपना निर्णायक मत डालता है कौन? सभापति
और उपसभापति। ये क्या अपना निर्णायक मत डालेंगे, और निर्णायक मत में जिसके पास भी ये जाएगा वो उसका जो बिल है वो पास माना जाएगा। अगर वो पास करना होगा तो निर्णायक मत दे दिया जाएगा कि भाई पास करो, अगर पास नहीं करना होगा तो उसके अपोजिट अपना वोट डालेगा सभापति और उपसभापति। ये एक होता है इनका निर्णायक मत। ये सदस्य नहीं होता, इसीलिए इसको निर्णायक मत की छूट दी गई है और इसके पास कोई भी वोटिंग नहीं होती। तो हमने देखा इनकी सीटों का वर्गीकरण, इनकी जो कार्यकाल हमने देख लिया, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनको वेतन किस प्रकार मिलता है, और सभापति उपसभापति के बारे में हमने देख लिया। तो गणपूर्ति भी हमने इसकी देखी है। तो राज्यसभा में इतना ही होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता, ये सेम ही होते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ समान होते हैं। उसका वर्णन जिस प्रकार लोकसभा होती है उसी प्रकार राज्यसभा सेम होते हैं। लोकसभा को निम्न हाउस और ये का कहा जाता है, तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ये कह सकते हैं दोनों में एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।